जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक तरफ था कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, जिसका मुखिया था यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरी तरफ था कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद, जिसका मुखिया था यूएसएसआर सोवियत संघ रूस। यह वह दौर था जब पूरी दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। अब आजादी के बाद भारत को इन दो गुटों में से किसी एक गुट को चुनना था। पहला गुट था अमेरिका का, या तो वह अमेरिका के साथ शामिल हो जाए। दूसरा गुट था यूएसएसआर का, या तो वह यूएसएसआर के साथ शामिल हो जाए। लेकिन भारत ने कहा ना, हम अपना अलग ही आशियाना बनाएंगे। अमीरों की गुलामी करने से तो अच्छा है गरीबों का बादशाह बना जाए। और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी दुनिया को एक तीसरा सिद्धांत दिया, जिसे गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। न जाने क्यों मिटती नहीं हस्ती हमारी, न जाने क्यों मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर ए जमा हमारा। दोस्तों, ये लफ्ज हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। आज हम जानेंगे गुटनिरपेक्षता क्या है, जो आज भारत की सबसे बड़ी ताकत है और भारत को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा, हम जानेंगे पंचशील का सिद्धांत क्या है, जो गुटनिरपेक्षता सिद्धांत के आधार बने, गुटनिरपेक्षता का आधार बने। तीसरा, हम जानेंगे कि आज के समय में गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चलिए विस्तार से जानते हैं। अब दोस्तों, गुटनिरपेक्षता को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि पूरे वर्ल्ड में उस समय क्या चल रहा था, जिसकी वजह से भारत को गुटनिरपेक्षता को अपनाना पड़ा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 में। 1914 में। अब यह कब खत्म हुआ? 1918 में। और वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए और जर्मनी को ऐसा बना दिया गया जैसे एक पंगु राज्य हो, उस तरीके से बना दिया गया। अब इसमें प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए थे। उसमें पूरे तो यूरोपीय देश जुड़े हुए थे और उसी के साथ उस समय ब्रिटेन की हुकूमत पूरे वर्ल्ड पर चलती थी। तो उस समय अफ्रीका और इंडिया और बहुत सारे एशिया के ऐसे देश थे जिनके आर्मी ने भी इसमें भाग लिया था। तो भारत की आर्मी ने भी ब्रिटेन की ओर से भाग लिया था, ब्रिटेन की ओर से इस वर्ल्ड वार में भाग लिया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में वर्साई की संधि के तहत यह वर्ल्ड वार समाप्त हुआ और इसके बाद एक संस्था बनाई गई, उसका नाम है लीग ऑफ नेशन। यह संस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि पूरे वर्ल्ड पर शांति स्थापित किया जा सके और दोबारा से कभी भी वर्ल्ड वार नहीं हो। इसके लिए यह लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। लीग ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र संघ। ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पहले का प्रारूप है, उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन बनाई गई तो यह पूरे वर्ल्ड में जो युद्ध हो रहे थे उनको रोक पाने में नाकामयाब साबित हुई। अब इसके बाद आता है सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ? 1939 से और खत्म कब हुआ? 1945 तक। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए और जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद ध्रुवी राष्ट्रों की हार हो गई और मित्र राष्ट्रों की जीत हो गई। अब दोस्तों, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई तो उसके बाद यूएसए जो अमेरिका और उस समय सोवियत संघ यूएसएसआर सोवियत संघ और यूएसए दोनों एक ही झंडे के नीचे लड़ रहे थे, एक ही तख्त के नीचे लड़ रहे थे, मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ रहे थे। अब जब ध्रुवी राष्ट्र हार गए तो दुनिया में यह होड़ मचने लगी कि अब दुनिया पर हुकूमत कौन करेगा। अब पृथ्वी तो एक ही है, हुकूमत तो एक ही, अब राजा भी एक ही होना चाहिए। अब हुकूमत कौन करेगा? तो इसी हुकूमत के चक्कर में वर्चस्व की लड़ाई स्टार्ट हुई। वर्चस्व की लड़ाई जब स्टार्ट हुई तो एक सबसे बड़ी ताकत थी यूएसए, फर्स्ट ताकत थी यूएसए। ये नेतृत्व कर रहे थे पूंजीवाद का, पूंजीवाद कैपिटलिज्म का। दूसरा था यूएसएसआर, ये कर रहे थे साम्यवाद का। अब दो ताकत पूरे वर्ल्ड में रह गई थी। एक तो था
यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। ब्रिटेन बर्बाद हो चुका था। हिटलर ने इतना बुरी मार मारा ब्रिटेन को कि जो भी भारत से पैसा लूट कर ले गए थे ये सारी इकोनॉमी हिटलर ने बर्बाद कर दी थी। लंदन को इतना धराशायी कर दिया था कि उसको जो नया लंदन देख रहे हैं वो आज का हम लंदन हिटलर के बाद से देख रहे हैं। बाकी पूरे ब्रिटेन में तबाही मचा दी थी। जो भी सारा पैसा यहाँ से लूट कर ले गए थे ये पूरा बर्बाद हो चुका था। तो ब्रिटेन धराशायी हो चुका था। उसके बाद दो महाशक्तियां रह गई। एक तो यूएसए जिसे पहली दुनिया कहा गया, इसे कहा गया पहली दुनिया, पहली दुनिया। और दूसरी बच गई थी यूएसएसआर, इसे कहा गया दूसरी दुनिया, दूसरी दुनिया। अब दोस्तों इनके बीच में आपस में वर्चस्व की लड़ाई स्टार्ट हुई और इसी को शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध में इतने सारे देशों की बर्बादी हुई। अमेरिका और यूएसएसआर में कभी भी आपस में लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इनके चक्कर में बहुत सारे देश पिसा गए, बहुत सारे देशों में बर्बादी और पूरे वर्ल्ड में लाशें बिछा दी गई। दोस्तों कभी हम दूसरे वीडियो में शीत युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे शीत युद्ध और उसमें मारे गए जो देश थे उनके बीच में जो तबाही मची थी वो कैसे कैसे हुई थी, हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना देख लेते हैं कि इन दो देशों के चक्कर में पूरे वर्ल्ड में ऐसे तनातनी का माहौल कि कब युद्ध छिड़ जाए, एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल अशांत तरीके से पूरा विश्व हो चुका था। और उसी समय भारत को आजादी मिली 1947 में। और इसी समय 1945 से लेकर जब 1950 तक, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1950 तक बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के देश, लगभग सारे देश आजाद हो चुके थे, क्योंकि ब्रिटेन की में इतनी ताकत नहीं थी कि वह इन देशों को संभाल सके। अब इसके बाद यूएनओ की भी स्थापना हो चुकी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इसलिए बनाया गया था कि विश्व में शांति स्थापना कर सके, लेकिन यह भी नाकाम रहा और अभी भी लगातार युद्ध चल रहे हैं, तो अभी भी यह नाकाम ही है। तो जो भी संस्था बनाई गई थी, लीग ऑफ नेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ, दोनों ने कोई काम अच्छे से नहीं निभाया। अब दोस्तों इस समय जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत के सामने एक ही ऑप्शन था, या तो विदेश नीति के मामले में या तो वह पहली दुनिया वालों के साथ शामिल हो जाए, पूंजीवाद के साथ शामिल हो जाए, या फिर दूसरा जो गुट था सोवियत संघ का, साम्यवाद का, उनमें शामिल हो जाए, क्योंकि शामिल तो दोनों में से किसी एक में होना था। अब दोस्तों इस समय जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका विजन काफी बड़ा था। उन्होंने कहा कि ना भाई, हम तो अपना अलग ही आशियाना बनाएंगे, ना तो हम फर्स्ट दुनिया में रहेंगे, फर्स्ट गुट में रहेंगे, ना हम सेकंड गुट में रहेंगे। और उस समय उन्होंने एक सिद्धांत का जन्म दिया, उसे गुट निरपेक्षता का सिद्धांत कहा गया। इस तरह नेहरू जी ने पूरी दुनिया को गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत को तीसरी दुनिया कहा गया। जो देश एशिया और अफ्रीका की जो आजादी मिली थी उस समय, इनको फिर कहा गया, जो विकासशील देश थे, थर्ड दुनिया, तीसरी दुनिया। अब दोस्तों तीसरी दुनिया भारत को और जो एशिया और अफ्रीका के जो विकासशील देश हैं उनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि फर्स्ट दुनिया ये थी, सेकंड दुनिया ये थी, और उनके अलावा जो और एक नई दुनिया बसाई गई उसे तीसरी दुनिया के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को पाला गया। अब ये गुट निरपेक्षता कैसे बनाया गया हम उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, कि जब भारत ये सोच ही रहा था कि गुट निरपेक्षता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो नेहरू जी ने क्या किया, सबसे पहले 1954 में श्रीलंका की यात्रा की। 1954 में श्रीलंका की यात्रा की, तो कोलंबो में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया। गुट निरपेक्षता, अपने जो भाषण दे रहे थे कोलंबो में, तो इन्होंने गुट निरपेक्षता के बारे में तो सोच ही रखा था कि पहले हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। अब जबकि फर्स्ट दुनिया वाले और सेकंड दुनिया वाले ये चाह रहे थे कि अपने अपने गुटों में जो भी देश आजाद हो रहे हैं उनको जबरदस्ती मिलाया जाए, लेकिन इन सबसे दूर अलग हो हटकर चलना भारत के लिए काफी टेढ़ी खीर थी, क्योंकि उस समय भारत इतना ताकतवर नहीं था जितना आज था। उस समय तो अंग्रेज भारत को इस तरीके से छोड़कर चले गए थे कि जैसे बीच समुद्र में कोई नाव ले जाकर छोड़ दी और न तो वो उधर जा सकती न वो डूब सकती, केवल संघर्ष कर सकती है। तो उसी तरीके से भारत को छोड़कर चले गए थे। अब इनके लिए जरूरी था कि कैसे गुट निरपेक्षता को पूरे विश्व में फैलाया जाए। तो 1954 में इन्होंने सबसे पहले श्रीलंका का दौरा किया और श्रीलंका के दौरे के दौरान इन्होंने गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया। और इसी के साथ उन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने गुट निरपेक्षता का प्रयोग किया और इसी के साथ इन्होंने पंचशील का सिद्धांत
पंचशील का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब पंचशील का सिद्धांत क्या है? इन्होंने कहा कि पंचशील के सिद्धांत में इन्होंने 5 बातें बताई, जैसे एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करेंगे, दूसरा एक दूसरे देश के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, तीसरा एक दूसरे देशों के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चौथा समानता और स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करेंगे और समानता के आधार पर चलेंगे, पांचवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर कार्य करेंगे। इस तरह विदेश नीति के मामले में इन्होंने 5 सिद्धांत दिए जिन्हें पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों कोलंबो में यह जब भाषण दे रहे थे तो यह कोलंबो का जो भाषण था वो पूरी दुनिया में उस समय फेमस हुआ, क्योंकि कोलंबो में जो अलग सिद्धांत इन्होंने दिए थे वो काफी सराहनीय थे और एशिया और अफ्रीका के जो भी देश आजादी अभी नई नई आजादी उन्हें मिली थी तो उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। अब दोस्तों क्या होता है इसके बाद, जैसे 1954 के बाद 1955 में, अब दोस्तों 1955 में इंडोनेशिया में एक शहर है उसका नाम है बाडुंग। बाडुंग में 1955 में एक सम्मेलन हुआ, एक समिट आयोजित हुई, उसमें एशिया और अफ्रीका के 29 देशों ने भाग लिया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू तो यही चाह रहे थे कि कैसे भी गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को बाकी लोगों से जोड़ा जाए, क्योंकि अकेले भारत के तो बस की बात नहीं थी कि वह गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन कर सके या गुटनिरपेक्षता को अपना सके। अब बाकी देशों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो उसमें वो संभव होता है कि जैसे ज्यादा बड़ा संगठन बनेगा तो पूरी दुनिया भी उसे मान्यता दे, और हुआ यही। ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी बांडुंग सम्मेलन 1955 में। नेहरू जी इसमें भाग लिया और नेहरू जी ने सोचा कि क्यों ना एशिया और अफ्रीका के जो भी विकासशील देश हैं उनका प्रतिनिधित्व किया जाए। भारत एक तरीके से गरीबों का मसीहा बनकर उभर रहा था। तो उस समय नेहरू जी यहाँ पर गए। नेहरू जी यहाँ पर भाग लेने के बाद उन्होंने इसमें गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांत को उन्होंने परिभाषित किया। तो सारे देश यह मानने को राजी हो गए थे कि जो 29 देश थे वो मानने को राजी हो गए। तो इस तरीके से जो बाकी जो फर्स्ट दुनिया थी और सेकंड गुट थे, दोनों गुटों से बचकर हम अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं 1961 में यूगोस्लाविया में। 1959 के यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, जो अभी बेलग्रेड एक शहर है, उसमें एक सम्मेलन आयोजित हुआ जो अभी सर्बिया में पड़ता है। यूगोस्लाविया पहले एक साम्राज्य हुआ करता था। तो 1961 के बेलग्रेड के सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइड मूवमेंट की शुरुआत की गई। उस समय इसके संस्थापक देश थे 25, उसमें से 5 मुख्य देश थे। एक तो था इंडिया, दूसरा था मिस्र, तीसरा था यूगोस्लाविया, चौथा था इंडोनेशिया और 5वां था घाना। तो इन 5 देशों ने मिलकर, जो इसके मुख्य मेंबर थे और बाकी कुल टोटल 25 मेंबर थे, उन्होंने मिलकर 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जिसे नैम कहा गया, नॉन अलाइन मूवमेंट, NAM नॉन अलाइन मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। और वो 5 जो राजनेता थे वो कौन कौन से थे वो हम देखते हैं कि जैसे यूगोस्लाविया के थे टीटो, इंडोनेशिया के थे सुकार्नो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और घाना के थे क्वामे नरकम्मा और इजिप्ट के थे नासिर। तो इन जो मुख्य सदस्य देश थे वो संस्थापकों में इनका जो मुख्य नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे पहले, उसके बाद इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना और इजिप्ट के जो राष्ट्र प्रमुख थे, इन्होंने ही सबसे पहले इस सिद्धांत को जन्म दिया था। तो इसमें पंडित नेहरू जी का स्थान सबसे ऊंचा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। अब दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना तो हो गई। अब दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तो स्थापना हो गई, अब इसके क्या उद्देश्य रखे गए और यह किस प्रकार से अभी प्रभावी है। अब दोस्तों इसके जो उद्देश्य रखे गए वो तो सीधा सीधा जो पंचशील के सिद्धांत थे वही इसके मुख्य उद्देश्य थे। इसके अलावा जो उस समय रंग भेद, जो काले गोरे का भेद था, वो काफी प्रचलन में चल रहा था। तो काले गोरे का जो भेद था वो अफ्रीका में ज्यादा प्रचलन में चल रहा था और भारत में भी यह थोड़ा थोड़ा प्रचलन में चल रहा था, लेकिन अफ्रीका में यह मुख्य रूप से प्रचलन में था। तो इस रंग भेद की नीति को समाप्त करना, भारत में भी था। जैसे अंग्रेज उस समय गए थे तो जो गोरे लोग थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। तो रंग भेद की नीति को खत्म करना, एक दूसरे का परस्पर सहयोग, जो पंचशील का सिद्धांत था उसके साथ सहयोग बनाए रखना, और कैसे जो ताकतवर देश थे, जो महाशक्तियां थी, उनसे बचकर अपने आप को विकसित करना, एक दूसरे की सहायता करना, यही इस संगठन का मुख्य
उद्देश्य था। उस समय यूएसए और यूएसएसआर दोनों ताकतवर थे और दोनों ही ताकतवर देश ये चाह रहे थे कि कैसे भी करके जो विकासशील देश है, गुटनिरपेक्ष देश हैं, उनको अपने साथ मिलाया जाए। तो लेकिन इन सब से दूर रहना ही इसका मुख्य उद्देश्य था और रंगभेद की नीति और पंचशील के जो सिद्धांत है वो इसके मुख्य उद्देश्य थे और काफी हद तक ये सफल भी हुआ। अभी वर्तमान में इसमें कुल कितने देश हैं? 120 देश हैं। संस्थापक सदस्यों में कितने थे? 35 थे, जिनमें से 5 मुख्य थे। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है और अभी वर्तमान में इसमें 120 देश सम्मिलित है। अब दोस्तों इसमें इतने देश सम्मिलित होने से ही हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में जो इसकी प्रासंगिकता है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1914 के बाद से फिर से शीत युद्ध स्टार्ट हो गया है। क्योंकि 1914 में रशिया ने जो यूक्रेन का क्रीमिया प्रायद्वीप था इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से 1914 के बाद से इजराइल और इनमें मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहे हैं। इसके बाद रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो ये काफी भयंकर परिणाम अभी लेते जा रहे हैं और अभी 2024 चल रहा है और इन जो 6-4-10 साल हैं, इन सालों में इनमें काफी युद्ध देखने को मिले हैं। तो एक तरीके से दोबारा से ताकत की लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई है और शीत युद्ध 2014 के बाद से वापस से जो शीत युद्ध 2.0 के नाम से फिर से कहा जा सकता है कि 2014 के बाद से अभी शीत युद्ध चल रहा है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत उस समय नेहरू जी ने दिया था वो आज भी काफी प्रासंगिक है। दोस्तों आप इस बारे में क्या समझते हैं? अगर 1947 में आज़ादी के टाइम पे आज की जैसी स्थिति भारत की उस समय होती तो भारत क्या करता और आज की परिस्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको अगले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।